चलो आज हम लोग देखेंगे हिंदी सब्जेक्ट के प्रश्न बैंक के इकाई 6 को देखेंगे। इकाई 6 में अपठित गद्यांश और अपठित काव्य दिया हुआ है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे अपठित गद्यांश को देखेंगे। और यहाँ पे जो वीडियो है ना, ये लेट से इसलिए आता है क्योंकि आप लोगों के द्वारा व्यू कम किया जाता है। व्यू अगर कम होगा तो क्या होता है, हमारा जो मन होता है ना वो टूट जाता है इस क्षेत्र में काम करने के लिए। तो अगर व्यू ही नहीं होगा तो हम उस क्षेत्र में वीडियो क्यों बनाएं जिस क्षेत्र में हमें काम कर रहे हैं। इसीलिए व्यू ना होने के कारण ये वीडियो आप लोगों को लेट से मिलता है, वरना हम 1 से 2 दिन में हम पूरा का पूरा आपके जो प्रश्न बैंक में जितने प्रश्न है ना वो पूरा का पूरा आंसर हम दे सकते थे। लेकिन व्यू नहीं होने की वजह से ये लेट में आता है। ठीक है, तो ये आप लोग डिसाइड करोगे कि आपको वीडियो जल्दी चाहिए या लेट से चाहिए। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप अच्छे से आप मतलब जो व्यू है वो कम से कम आप बढ़ाइए। ठीक है, तभी आपको तेज़ी से बाकी जो प्रश्न बैंक में जितने भी आंसर है वो सारे आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो चलो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है अपठित गद्यांश का हमें देखना है। तो देखो, मानव का अकारण ही मानवता के प्रति अनुदान हो उठना न केवल मानवता के लिए लज्जाजनक है। ठीक है, ये है गद्यांश है मान लो। अब इस गद्यांश में प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। पहला प्रश्न हमें शीर्षक देखना है। शीर्षक का मतलब क्या होता है, टाइटल। ठीक है, इस पाठ का नाम मतलब ये गद्यांश है, इसका नाम क्या रखें। दूसरा है यहाँ पे यथार्थ मनुष्य किसे कहते हैं प्रश्न है। और तीसरा है उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, तो चलो देखो, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक आप क्या लिख सकते हैं। तो जब मैंने इसे पूरा पढ़ा तो मुझे 2-3 नाम यहाँ पे मिला। ठीक है, 2-3 नाम मैं रख सकता था, लेकिन मुझे एक नाम उसमें बहुत ही अच्छा लगा जिसका नाम मैं यहाँ पे रखा हूँ, भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति मानव। क्या है इसका टाइटल रख सकते हो आप लोग, भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति मानव। कई प्रकार से आप टाइटल रख सकते हो, जो इसमें लिखा है ना इसमें 3-4 प्रकार से आपको टाइटल मिलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे मुझे सबसे उचित नाम लगा भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति मानव या उत्तम कृति मानव, ये इसका टाइटल हो गया। ठीक, दूसरा प्रश्न देखते हैं इसमें क्या है, यथार्थ मनुष्य किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है, तो इसका आंसर लिखना है यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है। ये इसका आंसर रहेगा, बस आपको इतना ही इसमें लिखना है। इसके बाद इसका सारांश लिखना है। तो उपयुक्त गद्यांश मतलब जो गद्य है का सारांश क्या होगा, तो इसका सारांश होगा, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को नहीं जानता है फिर भी उनके मन में उसके प्रति सहानुभूति आ ही जाती है। यह मानवता को दर्शाता है। असली मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है। आप इसलिए उनका आदर करना नहीं छोड़ सकते क्योंकि वह बुद्धिहीन है तथा दरिद्र है। सभी मानव सम्मान के योग्य है, इसलिए भगवान की उत्तम कृति मानव है। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो अंडरलाइन किया ना, ये नाम जो टाइटल दिया है वो इसीलिए दिया है, भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति, या फिर सर्वश्रेष्ठ को हम क्या कहते हैं, उत्तम भी बोलते हैं ना। तो भगवान की चाहे उत्तम कृति मानव लिखो या फिर भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति मानव, आप इसके टाइटल लिख सकते हो। ठीक, तो पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरा प्रश्न में हम डायरेक्ट प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, दूसरे गद्यांश में उपयुक्त गद्यांश का यहाँ भी उचित शीर्षक लिखना है हमें। तो यहाँ पे मुझे 2 नाम मिला है, मैं दोनों नाम आपको दे देता हूँ। एक है अनमोल शरीर और दूसरा है स्वस्थ शरीर। ठीक है, ये दोनों में से आप जो भी टाइटल लिखना चाहो लिख सकते हो, या दोनों के दोनों टाइटल याद रख लो। ठीक है, इसमें और मिल रहा था लेकिन मुझे सबसे बेस्ट लगा ये दोनों नाम, अनमोल शरीर और स्वस्थ शरीर। देखो अब इसके जब मैं सारांश बताऊँगा, इसमें तो शायद एक मिनट ना, इसमें सारांश नहीं है, सारांश होता तो मैं आपको बताता, इसमें मज़ेदार टॉपिक है, इसी हिसाब से यहाँ पे नाम मैंने चूज़ किया है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक मिल गया आपको, अनमोल शरीर और स्वस्थ शरीर। अब आते हैं अनमोल क्या है, अनमोल का मतलब क्या होता है। तो देखो, अनमोल का जो संबंध है वो शरीर से है। हमारी शरीर स्वस्थ होगा तभी हम अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो शरीर अगर स्वस्थ होगा तब हम क्या करेंगे, अच्छी ज़िंदगी जींगे। तो ये इसी बारे में इस पूरी कहानी में बताया गया है। तो आपको मात्र इतना ही बस आपको लिखना है इसमें आंसर में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो विलोम शब्द बताना है तीसरे में। शुद्ध असली शब्द के विलोम शब्द लिखिए। तो इसका विलोम शब्द देखो, शुद्ध का विलोम शब्द क्या होगा, अशुद्ध होगा, और असली का क्या होगा, नकली होगा। तो ये दोनों का विलोम शब्द भी मिल गया आपको। चलो तीसरा गद्यांश में आते हैं। तीसरा गद्यांश में पहला प्रश्न है, एक मिनट ना देख लूँ पहला प्रश्न कौन सा है। उपयुक्त गद्यांश का यहाँ भी उचित शीर्षक लिखिए कह रहा है। ठीक है, तो इसका उचित शीर्षक क्या लिख सकते हो। तो देखो इसका उचित शीर्षक आपको लिखना है, आदर्श व्यक्ति की सफलता जीवन में कर्मशीलता है। ठीक है, आदर्श व्यक्ति की सफलता जीवन में कर्मशीलता है, ये इसके शीर्षक लिखना है, मतलब टाइटल लिखना है। अब इसमें क्या पूछा है दूसरा प्रश्न में, तो दूसरा प्रश्न में पूछा है उपयुक्त गद्यांश में वर्णित
गुणों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसमें गुणों का ही सिर्फ वर्णन करना है, बाकी चीज़ नहीं। तो गुणों का वर्णन यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो टॉपिक गुणों का वर्णन, क्या क्या गुण है इस व्यक्ति के पास, मतलब जो आदर्श व्यक्ति होते हैं, जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं, उसके पास क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो जो इसमें लिखा है वही गुण मैंने यहाँ से निकाला है। एक है आदर्श व्यक्ति कर्मशील होता है, पहला गुण हो गया। दूसरा है कामों को बड़े लगन से करता है, ये हो गया। तीसरा है सभी विपत्तियों से लड़ने की ताकत होती है उसमें, ये तीसरा गुण हो गया। चौथा धैर्यवान होता है, तो ये क्या हो गया, धैर्यवान होना भी इसका एक गुण है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मोटी मोटी बातों में 4 गुण ही बस लिखा है। ठीक है, तो इन चारों गुणों को आपको याद रखना है। इसके बाद इसमें अगला प्रश्न है सारांश, है ना। तो इसमें सारांश भी देख लेते हो। तो सारांश क्या होगा, तो देखो इसके सारांश मैंने बनाया है, मैं इसको आपको बता देता हूँ। आदर्श व्यक्ति की सफलता जीवन में कर्मशीलता है। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, तो इसको मैंने क्या लिया है, इसको मैंने टाइटल इसलिए यहाँ पे मैंने अंडरलाइन इसमें करके बता दिया आपको। चलो आगे देखते हैं। फिर अपना सारा समय काम मतलब कर्म में लगाता है। कर्म को अनदेखा करना मृत्यु के समान समझता है। कौन व्यक्ति, जो कर्मशील आदर्श व्यक्ति होता है ना, वो ये समझता है। अपने कामों को बड़े लगन से करता है। जो समय बचाता है उसका उपयोग जन सेवा में भी करता है, मतलब जो समय बचता है उसका उपयोग कहाँ पे करेगा, वो जन सेवा में करता है, मतलब सभी चीज़ों को ध्यान देता है आदर्श व्यक्ति। ठीक है, इसके बाद है आगे, ऐसे व्यक्तियों के पास बड़े से बड़े विपत्तियों से लड़ने की ताकत होती है तथा वह व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं होता है, उल्टा परिस्थिति जो होती है वो उनकी दास बनी होती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, सारांश हो गया। समझ में आइए। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है, तो चौथा प्रश्न में देखो यहाँ पे गद्यांश है, हम डायरेक्ट प्रश्न पढ़ लेते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उचित शीर्षक क्या निकलेगा, तो इसका उचित शीर्षक निकला है देश प्रेम में आत्मविश्वास। ठीक है, आत्मविस्तार निकला है यहाँ पे इसका उचित शीर्षक। इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न पूछा है उसको देख लो, देश के प्रति समर्पण का भाव कब जागृत होता है। तो इसका आंसर कहाँ पे लिखना है, तो देखो यहीं पे 2 नंबर डला है ऊपर में। ठीक है, तो वहाँ पे देखो जिस भाव के अंतर्गत से लिखा हुआ ना, परिवार और समाज की परिधि से आगे अपने देश के प्रति अपना लगाव अनुभव करने लगता है, उस भाव को देश के अंतर्गत परिगणित किया जाता है। तो ये इसका दूसरा का आंसर है। अब इसमें आपको सारांश लिखना है। तो सारांश क्या लिखना है, तो सारांश में आपको लिखना है यहाँ पे मैंने थोड़ा पॉइंट को आगे पीछे कर दिया। ठीक है, आगे पीछे हो गया है। यहाँ पे देश प्रेम आत्मविश्वास का भाव हमें निहित है, ये इसका आंसर है, ये होता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, आप जमा लें इसको। इसके बाद आगे जो टॉपिक है उसको पूरा लिखना है जैसा वैसा। इसके बाद है देश प्रेम का भाव व्यक्ति परिवार और समाज से बड़ा है। ठीक है, देश प्रेम का मतलब देश प्रेम के मतलब देश की रक्षा और देश के विकास के महत्व है तथा आदर भाव से है। इसलिए कहा गया है समर्पण का भाव तभी आएगा जब वह देश को अपनाएगा। ठीक है, अगर देश को आप अपना नहीं मानोगे तो आप देश के प्रति मर मिटने के लिए कैसे ससज्ज होगे। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि जो देश को अपना मानता है वही लोग क्या होते हैं, फौजी में जाते हैं ना, तो देश को अपना मान के अपने देश के लड़ने के लिए फौजी में भर्ती होते हैं। तो यही टॉपिक यहाँ पे इस गद्यांश में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 5वां देखते हैं। पाँचवा में पहला गद्यांश का हमें क्या बताना है, शीर्षक बताना है, मतलब टाइटल। तो देखो इसका टाइटल क्या होगा, तो इसका टाइटल हमने रखा है शौर्य भाव का महत्व रखा है। ठीक है, शौर्य भाव का महत्व मतलब इसमें पूरा बताया गया। शौर्य का मतलब होता है पराक्रम, तो पराक्रम का महत्व के बारे में इसमें बताया गया। तो मैंने इसलिए इसको लिखा है कि शौर्य भाव का महत्व, इसका नाम दिया है। अब शौर्य भाव क्या है, तो देखो इसका आंसर कहाँ से कहाँ लिखना है, यहाँ पे 2 नंबर डाला है ना, यहाँ से लेके आपको लिखना है यहाँ पे यहाँ तक। ठीक है, जहाँ तक यहाँ पे टिक पड़ा है ना, यहाँ तक आपको इसको आंसर लेना है। आत्मगौरव से परिपूर्ण होता है, यहाँ तक आपको आंसर लेना है। इसके बाद इसका सारांश देख लेते हैं। सारांश क्या लिखना है आपको, तो देखो सारांश में लिखना है इस गद्यांश में शौर्य भाव के बारे में बताया गया है। शौर्य भाव का मतलब पराक्रम से है। वीर भाव को ही शौर्य भाव कहा जाता है। शौर्य भाव को आत्मगौरव मतलब आदर सम्मान से गिना जाता है। हिंदी कविता में देखो जिसके पास मतलब शौर्य भाव होता है तो उसका क्या है, बहुत आदर से नाम लेते हैं ना, शौर्य भाव पराक्रम करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति मिल भी जाते हैं जो पराक्रमी होते हैं, तो हम उसके जो फैन हो जाते हैं, कहते हैं ना, वही चीज़ है फैन होना, मतलब उसके ऊपर आदर सम्मान दिखाना। ठीक है, तो यही चीज़ बता रहा है इसमें। हिंदी कविता के सुदीर्घ इतिहासकार में प्रायः सभी युगों में ऐसे मतलब पराक्रम लोगों की चर्चा होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे युगों में होती रहती है। आदिकाल से आधुनिक मतलब पुराने काल से अभी के युग में तक शौर्य का पराक्रम की कहानी युगों युगों तक देशों में सुनाया जाता है।
तो बहुत पहले जो पराक्रम की कहानी है उसके लिए इतिहास में बुक बना है और वही चीज़ें हम पढ़ते हैं पराक्रम की कहानी को। तो ये वही टॉपिक यहाँ पे बताया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैंने 5 प्रश्न जो थे गद्यांश में उसका आंसर मैंने दे दिया। जो बाकी है अपठित काव्यांश उसका आंसर बचा है, तो उसका वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको दूंगा।